नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता, जो डॉक्टर सीपी गुप्ता के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। ये डॉक्टर होने के साथ साथ फिलोसफर और एजुकेशनिस्ट भी हैं। डॉक्टर सीपी गुप्ता से पहले बात हुई थी तो उन्होंने हरियाणा में 1 लाख नौकरियों में भर्ती करने की जो बात की थी। और डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे हरियाणा सरकार में अगर 1 लाख नौकरियाँ देते हैं तो सरकार के बजट पे क्या असर आएगा, कितना एक असर आएगा? मिस्टर गौरव, आपको ध्यान हो, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि अगर सरकार 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दे तो सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं आएगा। एक भी पैसा सरकार को खर्च नहीं करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सी बात है। 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने में अगर सरकार को कुछ भी ना खर्च करना पड़े तो सरकार को भर्ती करना चाहिए। कुछ भी ना खर्च करना पड़ेगा मतलब मैं बताऊंगा आपको। जहां तक मेरी समझ है, हर एक ऑफिस में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो या कोई स्कूल हो, हर जगह ऑफिसर कम होते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लोग ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल है, उसमें 20 डॉक्टर हैं। डॉक्टर 20 हैं, उनकी तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन उनको सहयोग देने के लिए 20 लोगों कम से कम 250 लोग लगते हैं। चाहे वो नर्स हो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, फार्मासिस्ट हो, स्वीपर हो, किसी तरह का टेक्नीशियन हो, और उनकी तनख्वाह एवरेजली 20 से 30 हजार रुपये होती है पहले साल। अगले सालों में बढ़ जाती है, वो अलग बात है। स्टार्ट करने के लिए उनकी सैलरी 20 से 30 हजार ही होती है। तो मैंने आज एक ग्राफिक्स बनाए हैं जिसके अंदर मैंने ये टोटल किया है कि अगर एक कर्मचारी डॉक्टर से लेकर स्वीपर तक सभी कैटेगरी के लोगों की एक एवरेज निकाली जाए, रोडवेज में जनरल मैनेजर से लेकर मैकेनिक और ड्राइवर और कंडक्टर, इसके अलावा टिकट कलेक्टर भी होते हैं और भी जो बहुत से लोग होते हैं, उनकी अगर एवरेज निकाली जाए, पुलिस में आप एसपी से लेकर और अगर कांस्टेबल तक सबकी तनख्वाहों की औसत निकालिए भर्ती के समय। स्कूल में आप टीचर से लेकर छोटे कर्मचारियों तक निकालते हैं। बिजली बोर्ड में अगर आप जाते हैं, बिजली बोर्ड में लाइनमैन, ALN, उससे नीचे भी पोस्टें होती हैं, वहां से शुरू करके MD तक की आप बात करें तो ये सारी एवरेज लगभग 33-34 हजार 35 हजार के प्रति कर्मचारी सरकार के ऊपर प्रति महीना आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 35 हजार का मतलब प्रति महीने 350 करोड़ रुपए सैलरी सरकार को नई भर्ती में स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी। 350 करोड़ का सीधा मतलब हो गया। हरियाणा में टीचर्स की तो 55,000 सैलरी। हाँ, और डॉक्टर्स की तो उनसे भी प्लस है। बिल्कुल है, लेकिन एक डॉक्टर के साथ 20 से 25 लोग भी तो चाहिए जिनकी सैलरी 20 हजार की एवरेज आती है, 25 हजार की होती है, 27। मैंने इसीलिए 35 हजार रुपए का एक बेंचमार्क ले लिया, एवरेज निकाल दी। तो उस 35 हजार रुपए की एवरेज बेंचमार्क से आप देखोगे और 1 लाख लोगों को अगर आप भर्ती करते तो 350 करोड़ रुपए ही देना पड़ेगा सरकार को। 350 करोड़ एक साल में 4200 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश में हर तरह की नौकरी में, जिसमें ज्यादा ग्रुप डी ग्रुप सी के लोग होंगे, टीचर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, ऑफिसर भी होंगे, लेकिन उनकी मात्रा कम रहती है। तो मात्रा कम रहने से क्या है कि हम अगर टोटल देखेंगे इसमें तो पूरे साल में 4200 करोड़ रुपए ही खर्च करना पड़ेगा। अब हरियाणा जैसे प्रदेश में जिसका औसतन वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ होता है, उस 2 लाख करोड़ में 4200 करोड़ रुपए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, पहली बात। अब सरकार इन लोगों की भर्ती के लिए क्या करती है? 4200 करोड़ रुपए देके आपने 1 लाख लोग जब भर्ती करे तो इनमें से आधी से ज्यादा पोस्टें ऐसी हैं जिन पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेरी काम कर रहे हैं, कम वेतन में काम कर रहे हैं। नौजवान जो पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, उसके पेट पे लात मारी जा रही है। ये बाईपास तरीके से अंदर एंट्री करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
एक हरियाणा सरकार में शब्द होता है री एम्प्लॉयमेंट। जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको दोबारा एम्प्लॉयमेंट दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक क्लर्क था जो प्रमोशन होकर सुपरिटेंडेंट बन गया, रिटायरमेंट के टाइम उसकी तनख्वाह थी 50,000। सरकार कहती है 50,000 रुपये आपकी तनख्वाह, 25,000 रुपये इसमें से आपकी पेंशन है, हम आपको 25,000 रुपये और देंगे, आप री एम्प्लॉयमेंट में आ जाओ। लोग काम करते हैं, वो तो लोग काम करते हैं, करना में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसकी एक नौकरी की वजह से एक नौजवान नौकरी नहीं कर पाता जो बेरोजगार कहलाता है। इसी तरह आप देखोगे एक नया डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है HNRC कुछ, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के बच्चों को भर्ती की जाती है, जिनमें 18,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। उन लोगों को जो स्किल्ड है, एक सक्षम योजना शुरू आ गई जिसमें 9,000 रुपये तनख्वाह पे लोग काम कर रहे हैं। कहीं मनरेगा स्कीम आ गई, कहीं पे ये DC रेट पे लगते हैं, कहीं पे ये टेम्परेरी है, टीचर गेस्ट टीचर लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। तो इन सब जगहों पे 50% लोगों से सरकार कम तनख्वाह में काम करवाती है, जो कि एक किस्म का अमानवीय अत्याचार ही है। प्राइवेट आदमी अगर कोई कम तनख्वाह देता है तो उसके ऊपर सरकार डंडा मारती है, लेकिन खुद कम तनख्वाह पे काम कराती है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। चलिए हम इस बात पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि 1 लाख लोगों को जब आप रोजगार दोगे तो इस तरह के 50 से 60,000 लोग रिलीव करने पड़ेंगे सरकार को, जो बाईपास तरीके से सरकारी नौकरी में घुसे हैं। उसमें सरकार ने जो 4200 करोड़ रुपए बांटा, तो 1500 से 1600 करोड़ रुपए इन लोगों को हटाने की वजह से सरकार को बच जाएगा। मतलब टोटल सरकार को 2600-2700 करोड़ रुपए ही खर्च करना पड़ा। अब ये 2600-2700 करोड़ रुपए कहां से आएगा? बहुत सीधी सी बात है, सरकार जब भर्ती करती है, आपने देखा होगा बहुत तरह के कंपटीशन कराती है, एग्जाम कराती है, इंटरव्यू लेती है, फिजिकल कराती है। तो कहने का मतलब इससे क्या होता है कि प्रदेश का जो क्रीम बच्चा है इन नौकरियों में जाता है, और वो बच्चा कहीं ना कहीं प्राइवेट में काम कर भी रहा होता है। तो जब क्रीम को सरकार ने उठा लिया तो प्राइवेट लोगों के पास क्या इलाज है? उनको दूसरे लोग भर्ती करने पड़ेंगे, जो कि पहले लोग जो थे उनसे महंगे भर्ती होंगे। अगर ऑन एन एवरेज हम मान लें कि 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति तनख्वाह बढ़ गई, तो 2,000 करोड़ रुपए प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट बिजनेसमैन को, प्राइवेट स्कूल कॉलेज वालों को, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को, लोगों को और देने पड़ेंगे। जब और देने पड़ेंगे तो 4200 करोड़ रुपए सरकार ने पहले बांट दिया, 2,000 करोड़ रुपए ये भी प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये 6200 करोड़ रुपए जब सर्कुलेशन में आएगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनको सेविंग में घर जाके रख देगा। हर व्यक्ति इस पैसे को खर्च करेगा, पूरा नहीं करेगा, 90% जरूर करेगा। और जैसे ही वो बाजार में खर्च करने जाएगा तो बाजार में उसको जो भी परचेज करे GST देनी पड़ेगी। बहुत से लोग इसमें से ऐसे हो जाएंगे जो इनकम टैक्स पे ही हो जाएंगे। तो एक एवरेज अगर हम डालें तो 2500, 2600, 2700 करोड़ रुपया एक साल में इनसे टैक्स के रूप में दोबारा वसूल लेगी सरकार। और नहीं तो जिस व्यापारी के से उसने परचेज किया, उस व्यापारी को अपने इनकम पे देना पड़ेगा टैक्स, उसके बच्चे भी उस पैसे को खर्च करेंगे, वहां पे GST भी देनी पड़ेगी। तो 2500, 2600, 2700 करोड़ रुपए वापिस आ गया। इसके अलावा भी आप अगर ध्यान से देखें, भर्तियों का सिस्टम हमारे हरियाणा या हिंदुस्तान में जो है, 1 लाख लगभग भर्ती होंगे तो 50% लोग ऐसे होंगे जो रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, 10% लोग वो होंगे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे। तो कुल मिला के 60% लोग ऐसे होंगे जिनमें से ज्यादा नहीं तो 40% लोग ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं जो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जैसे वो मनरेगा में काम कर रहा है, किसी को फ्री प्लाट मिल रहा है, किसी को मकान मिल रहा है, किसी को कन्यादान योजना मिल रही है, किसी को 5 किलो अनाज मिल रहा है, किसी की फीस सरकार दे रही है। तो ये सब अगर टोटल करते हैं 50 से 60,000 लोगों में हम, तो करीब करीब 900 से 1,000 करोड़ रुपए सरकार को इनको नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इस कैटेगरी से नौकरी मिलते ही बाहर हो गए। जब बाहर हो गए तो सरकार क्यों देगी उनको? BPL कार्ड से बाहर हो गई, जिसको
हमारे यहाँ गुलाबी कार्ड भी कह देते हैं, किसी को पीला कार्ड कहते हैं। इनसे जब बाहर आ गए तो उनको क्यों पैसा देना पड़ेगा? जब नहीं पैसा देना तो वो सरकार के पास सीधी सीधी बचत में आता है। तो 1 लाख लोगों को अगर सरकार नौकरी देती है तो मेरी गारंटी है कि उनको सरकार ने अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सरकार कमाएगी, सीधी सी बात है। इसी तरह इसलिए मैं बार बार क्लेम करता हूं कि 1 लाख लोग भी अगर भर्ती कर ले, 2 लाख लोग भी भर्ती कर ले सरकार, तो किसी को कुछ नहीं देना पड़ता। डॉक्टर साहब, जैसे हरियाणा में 1 लाख नौकरियां भर्ती होती हैं, युवाओं को तो फायदा होगा, अन्य फायदे क्या होंगे प्रदेश में? दुनिया भर के फायदे, नुकसान किसी को है ही नहीं। एवरीवन इज विन विन पोजिशन। जैसे 1 लाख परिवारों को एक सरकारी सिक्योर नौकरी मिल गई, जिससे उसका परिवार सिक्योर हो गया। एक परिवार का मतलब 5 लोग, औसतन 5 लाख लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। जब 5 लाख लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए तो नेचुरली इस प्रदेश की जीडीपी ऊपर होगी, प्रति व्यक्ति आमदनी ऊपर होगी। उसके अलावा जो बेरोजगार आज अपना रोजमर्रा के खर्चे ना उठा पाने की वजह से क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, वो क्राइम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो पुलिस में भर्ती हो गया, वो दूसरों को क्राइम करने से रोकेगा। इसी तरह भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? आज आप किसी भी दफ्तर में जाते हैं, क्लर्क से लेकर अफसर तक सब पैसा मांगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति किस चीज का पैसा लेता है आपसे? 90% पैसा इसलिए नहीं कि गलत काम करने के लिए पैसा, 90% लोग इस चीज का पैसा लेते हैं कि हम आपका काम टाइम पे कर देंगे, लेकिन कागज आपको पूरे करने पड़ेंगे। क्यों कहता है वो क्लर्क, वो ऑफिसर? क्योंकि उसके पास फाइलों का ढेर पड़ा है। अगर भर्ती हो जाएंगे, उस फाइलों को ढेर में कमी आएगी तो उसको काम करना पड़ेगा। अब मैं जाता हूं किसी दफ्तर में, क्लर्क 500 रुपए सिर्फ इसलिए मांगता है कि मैं आपकी फाइल दूसरों की फाइल से पहले देख लूंगा। जब उसके पास फाइलें कम हो जाएंगी तो उसको देखनी पड़ेगी, जब देखनी पड़ेगी तो भ्रष्टाचार कम होगा। दूसरी बात, इसके अलावा एक बात और, अभी जितने कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, इस सब लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सरकारी कर्मचारी जैसे ही वो पक्का कर्मचारी लगेगा तो उसको काम करने की, सही काम करने की, गलत काम करने की जिम्मेदारी होगी उसकी, और उस जिम्मेदारी से प्रदेश बढ़ेगा आगे। जब सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, 1 लाख लोगों को सीधा रोजगार दे दिया, 5 लाख लोगों को पैसा मिल गया, उन पैसे को जो वो खर्च करेगा तो 50,000 नए लोगों के लिए रोजगार जनरेट हो जाएगा। आपको भी कैसे हो जाएगा? एक आदमी को तनख्वाह मिल रही है, वो अपने बच्चे को चाहेगा मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं। जब इस तरह के लाखों लोग जाएंगे प्राइवेट स्कूलों में तो नए प्राइवेट स्कूल खुलेंगे, या वही प्राइवेट स्कूल वाले और टीचर भर्ती करेंगे, एक सेक्शन और बढ़ाओ। जब वही आदमी जाएगा, मेरे पास पैसे, चला मैं बाइक खरीदता हूं, मैं आज गाड़ी खरीदता हूं, जब इस तरह की ज्यादा लोग जाएंगे गाड़ी खरीदने, बाइक खरीदने, तो नेचुरली नए शोरूम खुलेंगे, या पुराने शोरूम भी हैं तो वो अपने पास कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। ये एक कर्मचारी की जो सीधी भर्ती है 1 लाख लोगों की, ये प्रदेश में कम से कम 2 लाख लोगों को रोजगार दे देगा। कहीं मकान बनेगा, कहीं गाड़ियां खरीदी जाएंगी, कहीं कपड़े खरीदे जाएंगे, कहीं एसेसरीज होगी, बच्चों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, उनकी स्कूलों की पढ़ाई बढ़ जाएगी। हर तरह से हरियाणा का आदमी आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल हरियाणा के लिए नहीं है, ये पूरे देश के प्रत्येक प्रदेश में लागू होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पूरे प्रदेशों में हरियाणा की तनख्वाहें सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद भी ये इंप्लीमेंट हो, सरकार को जो पैसा नहीं खर्च करना, तो पूरे देश के प्रत्येक प्रदेश में, इवन टू के केंद्र सरकार भी अगर इसको लागू करे तो देश को हम जब तीसरे नंबर के पायदान पर लाने की बात करें आर्थिक को, तो हम उसके लिए हम टारगेट रख रहे हैं 2030 का, वो 2030 में नहीं 2026 में भी पूरा हो जाएगा। हम एक आर्थिक शक्ति बनेंगे, तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे, बहुत जल्द बन जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये फायदा देखते हुए हरियाणा सरकार नौकरी में भर्ती करती क्यों? ये बात सिर्फ हरियाणा सरकार की नहीं है, प्रदेश की एक बात नहीं, पूरे प्रदेशों की एक स्थिति है
क्यों नहीं भर्ती करते, इसके पीछे मैं सोचता हूं बहुत से कारण हो सकता है, वो ठीक हो सकता है ना ठीक हो। सबसे बड़ा कारण आईएएस अफसर, ब्यूरोक्रेसी सरकार को बार बार समझाती है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, बल्कि वो खुद भी सरकारी कर्मचारी है। नेताजी उनकी बातों को मानते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते तो आपके सामने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है। हम अगर पढ़े हैं सरकारी स्कूलों में तो सरकारी टीचर ने हमें पढ़ाया है, सरकारी दफ्तर में रोज जाते हैं काम कराने, काम होते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी इतने बुरे होते तो सरकार को बंद कर दो, सारा कुछ प्राइवेटाइज कर दो, नंबर एक। नंबर दो, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला साहब 10 साल जेल काट के आए। उनकी जेल यात्रा को देख के बहुत से लोगों को भर्तियों से डर लगता है कि एक भर्ती से जब चौटाला साहब जेल जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते, जबकि ऐसा डर उनको गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर आप इस डर के साथ राज कर रहे हैं तो आपको राज करने के आप काबिल नहीं है। भर्तियां होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, उसके अंदर इंटेलिजेंट लोगों को मौका मिलना चाहिए। जब इंटेलिजेंट आदमी भर्ती होगा तो वो काम किए बिना रह ही नहीं सकता। तो सरकारी नौकरियों में कुछ ब्यूरोक्रेसी इनको समझाती है, कुछ नेताजी को डर लगता है भर्ती करने से, जबकि ऐसा नहीं है। जितनी ज्यादा भर्ती होंगी उतना ही ज्यादा प्रदेश फलेगा, फूलेगा, स्वस्थ रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा, आज का हमारा मुद्दा रोजगार को लेकर था। डॉक्टर सीपी गुप्ता ने विस्तार से बताया कि सरकार को अगर नौकरी देनी पड़े तो उनके बजट पर कोई भी असर नहीं आता। ऐसे ही अगले किसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर सीपी गुप्ता से विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।